नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी में चिंतन शिविर का आयोजन हुआ। आपको बता दें, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी सरकार की ओर से एनसीटी दिल्ली सरकार के तत्वाधान में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा 13 अक्टूबर शुक्रवार को डीपीएसआरयू के नारायण सभागार में चिंतन शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डीएसआईआर, डीपीएसआरयू, सीआरटीडीएच और डीआईआईएफ ने हेल्थ केयर, एमएसएमसी और उभरते स्टार्टअप के क्षेत्र के लिए चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। आज यहाँ का जो चिंतन शिविर है ये बेसिकली एमलगेशन है कि यहाँ पे जो रिसर्च हो रही है और जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने दी हैं डीएसआईआर्स में, और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं और एमएसएमईज़ हैं, ये सब इसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो एक 2017-18 में एक छोटे से गवर्नमेंट फंड से हमने एक इनोवेशन सेंटर स्टार्ट किया था, जिसमें काफ़ी सारे हमने इक्विपमेंट लिए थे और कुछ प्रोडक्ट्स जो थे वो हम डेवलप यहाँ पे कर रहे थे। उसके बाद हमें यहाँ फॉर्मुलेशंस के लिए एक डीएसआईआर से फंड मिला। सो उससे हमने काफ़ी सारी छोटी छोटी एसएमईज़, एमएसएमईज़ को जोड़ा है। तो यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं वो कुछ इनोवेशंस करते हैं, तो कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं कमर्शलाइज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसको कमर्शलाइज़ करने के लिए इंडस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के चिंतन शिविर में कुछ यहाँ पे ऐसा भी डिस्प्ले किया गया है जो यहाँ के रिसर्च लैब्स में से बना है। बस इस लैब्स को देश तक पहुँचाना और दुनिया तक पहुँचाना प्रोबेबली एसएमई और एमएसएमई के साथ कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो एसएमईज़ और एमएसएमईज़ हैं, जो कार्यक्रम चिंतन शिविर आयोजित किया गया है, क्या कहेंगे इसके पर, क्या उद्देश्य है इसका? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो हमारी देश की है, भारत देश की, वो इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आपने देखा होगा कि वैक्सीन डेवलपमेंट, एक जो अभी मूवी आई है उसमें भी आपने देखा होगा। तो फार्मा इंडस्ट्री और भी आगे जा सकती है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम में तो आगे थी, पर एक क्वालिटी में भी। तो हमारा उद्देश्य ये है कि फार्मा एक हेवीली रेगुलेटेड चीज़ है। इसका मतलब कि हर चीज़ में रेगुलेशंस बीच में आते हैं। आपने देखा होगा कि वैक्सीन में जैसे WHO के रेगुलेशंस बीच में आए, तो उस रेगुलेशन को कैसे कर सकें उसके लिए एक सपोर्ट चाहिए। हर इंडस्ट्री नहीं कर सकती, एमएसएमई तो बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए हम इंडस्ट्री हमारे पास एकेडमिक में आए, और उसमें क्या हुआ है कि इंडस्ट्री चाहती है कि हम रेगुलेटरी कंप्लाइंट हो। तो हमारी लैब अगर जो कुछ काम करेगी या हमारे जो रिपोर्ट्स होंगे वो NABL या GLP या GMP कंप्लाइंट हो। उत्तर प्रदेश के रामपुर से बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने इंडिया वॉइस से बात की है, जिसमें उनसे रामपुर के विकास को लेकर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने इंडिया अलायंस गठबंधन पर भी निशाना साधा है। हमारे संवाददाता अजय चौहान से उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। रामपुर से बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी हमारे साथ लगातार जिस तरह से G20 समाप्ति हुआ उसी लोग P20 लगातार अब चला सांसदों को। और कनाडा के जो सांसद थे उन्होंने आने से मना किया, यानी किनारा काट गया, क्योंकि जो विवाद अभी सामने आया था उग्रवादी को जो मारे गए थे उसको लेकर के बात सवाल खड़े कर। बात करेंगे सांसद क्या जो सभी सांसद हैं यहाँ पर समिट चल रहा है, लेकिन कनाडा के क्यों नहीं आए और क्या इससे बेनिफिट होगा? G20 भी समाप्त हुआ और P20 चालू हुआ। देखिए, G20 कार्यक्रम यहाँ पर अपने हिंदुस्तान में हुआ और मैं समझता हूँ सफल कार्यक्रम हुआ, और उसका एक मैसेज पूरे वर्ल्ड में गया, क्योंकि कई राष्ट्र अध्यक्ष वहां पर आए और उन्होंने अपने भारत को देखा और भारत की संस्कृति को देखा, क्योंकि और यहाँ के लोकतंत्र को देखा। इतना बड़ा राष्ट्र होने के बावजूद भी यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं, लेकिन बड़े प्यार से रहते हैं, और फिर भी लोकतंत्र पूरे दुनिया में सबसे मजबूत हमारा लोकतंत्र माना जाता है। और मैं समझता हूँ यहाँ की जो संस्कृति और जो यहाँ की आबो हवा है और जो यहाँ की जमीन है और जो यहाँ का लोकतंत्र है, तो जो दूसरे मुल्कों से जो लोग आए हैं वो मैं समझता हूँ देखा उन्होंने, और उसे अपने यहाँ भी मेरे हिसाब से लागू करना चाहिए, क्योंकि एक भारत एक ऐसा देश है जिसमें हर मजहब का आदमी यहाँ रहता है,
लेकिन जो गठबंधन है वो इस चीज को कहता है इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन ये जो भुनार है 2024 को लेकर के, यानी कहीं ना कहीं अपने देश की जो छवि बाहर दिखाते हैं, आइए हमारे देश में क्या हो रहा है, उसको लेकर सवाल करते हैं। क्या लगता है कि ये राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है इसको? देखिए, जो गठबंधन है वो घमंडिया गठबंधन है, पहले भी मैं कहा, लेकिन उसे अच्छे काम नहीं दिखते। अच्छे काम में भी बुराई निकालना उनकी एक मजबूरी समझो, क्योंकि जनता ने तो उन्हें नकार दिया है। वो आपस में ही कभी बेंगलुरु में मीटिंग कर लेते हैं, कहीं महाराष्ट्र में मीटिंग कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन जनता के बीच अभी नहीं जा पा रहा है, क्योंकि उनके पास जनता के बीच जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। जनता की बात रखने के लिए अभी सदन चला, सदन में भी बात नहीं रख पाए वो जनता की। सदन का भी मेरे ख्याल से टाइम पूरा बर्बाद कर दिया उन लोगों ने, एक दिन सदन नहीं चलने दिया। ऐसी स्थिति में आज फिर 2024 नजदीक है, फिर जनता के बीच में जाना है, लेकिन जनता के बीच में जाए तो जाए किसको लेके, इसलिए वो तरह तरह की अफवाह उड़ाते रहते हैं। और ये G20 से इतना बड़ा हमारे देश को पहचान मिली है, सम्मान मिला है, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से जो हमारे भारत ने जो G20 की अध्यक्षता की है, तो बहुत बड़ा गौरव की बात है। पहले हमारा देश कहीं दूसरे देशों के पीछे खड़ा रहता था, आज हमारे देश के लिए दूसरे दो देश हमारे साथ खड़े हैं आज की तारीख में। लेकिन अभी जो इजराइल के साथ उसका युद्ध चल रहा था, लेकिन गठबंधन ने कहा कि बीजेपी ने एक तरफा कार्ड खेला है और विपक्ष जो है लगातार एक का साथ दे रहा है। क्या लगता है कि मुस्लिम तुर्की का सवाल है इसमें? देखिए, हिंदू मुस्लिम की तो कोई बात ही नहीं है उसमें। जो गलत करेगा तो वो गलत भरेगा, क्योंकि वहां पर आतंकवादी हमला हुआ है और हमेशा भारत आतंकवाद के विरोधी रहा है, क्योंकि आतंकवाद का तंज आज तक झेलता आया है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है। आज देखे होंगे बॉम्बे घटना घटी, कई जगह ऐसी हमारे हिंदुस्तान में घटना घटी है, आतंकवाद को झेला है हिंदुस्तान में। ऐसे ही वहां पर इसराइल पे आतंकवादी हमला हुआ तो हमारे पीएम ने उसके लिए समर्थन की बात की है, क्योंकि हम आतंकवादियों के साथ ना पहले थे ना हो सकते। रामपुर की बात करूं कि लगातार भी मैं काफी दिन वहां रहा रामपुर में, और विकास की बात करूं और अब से 1.5 साल पहले की अगर जाता हूं तो रास्तों का जो माहौल था, जो पुल का माहौल था, बड़ा खराब था, लोगों को दिक्कत होती थी। लेकिन आपके आने के बाद और समय कम मिला आपको, उसके बावजूद रामपुर का विकास हुआ। आने वाले जो चुनाव होगा उसको आपको कितना बेनिफिट मिलेगा? देखिए, रामपुर में विकास तो हुआ है और अब तो दिखने लगा, और मैं समझता हूँ माननीय योगी जी की सरकार 5 साल पहले रही, अब ये दूसरा 7वां साल चल रहा है, और इन 6-7 सालों में बहुत बड़ा विकास रामपुर को हुआ है और हजारों करोड़ की योजना रामपुर में लगी आई हैं, और उनको लेकर चाहे पुल हो, चाहे सड़कें हो, चाहे फैक्ट्रियां हो, सब वहां में डेवलपमेंट रामपुर का हुआ है। और रामपुर में बहुत बड़ा बदलाव रामपुर में अब आया। पहले चाकू के नाम से रामपुर जाना जाता था, लेकिन आज चाकू माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छे हाथों में दे दिया है और वो अब सब्जी काटने का काम आ रहा है। और लेकिन पहले चाकू अब चाबुक बन गया उसका। पहले जो चाकू था गलत हाथों में था, वो किसी के पेट में घोंपने काम आता था, किसी की जान लेने काम आता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जो रामपुर का चाकू अच्छे हाथों में है और मैं समझता हूँ अच्छे कार्य वहां पर हो रहे हैं। उसकी प्रशंसा विपक्ष को करनी चाहिए, और जो विपक्ष को, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल और कि अभी गांव विकास के अंदर जिस तरह से हर घर नल हर घर जल पहुंचाने की मुहिम छिड़ी गई थी और लगातार गांवों के अंदर नल तो पहुंचा दिया गया, लेकिन पानी अभी तक नहीं पहुंचा, क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं और टंकी की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या लगता है कि टंकी से सप्लाई की पानी से पहले नल पहुंचा दिया गया, क्या 2024 में यह मुद्दा बनेगा? नहीं, देखिए, कोई कार्य होता बड़ा काम है और बड़े काम के लिए समय थोड़ा लगता है। अभी तो समय भी मेरे ख्याल 2024 तक का योजना है कि जो 2024 तक हर घर में जल पहुंचाने की, ठीक है, अभी उसमें भी समय है। और मैं समझता हूँ 2024 तक आते आते हर घर में जल पहुंचना शुरू हो जाएगा। लेकिन जल पहुंचने की सुविधा अभी तक कहीं नहीं देखी गई है, किसी भी गांव में टंकी नहीं बनी गई है। तो टंकी बनने का भी समय होता, तो क्या लगता है कि विकास रुक गया है या उसको अभी कहीं पेंडिंग किया गया है?
नहीं, टंकी बन रही है। कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ जगह नहीं मिल पाई, कुछ विवादित जगह है, ऐसे कुछ गांव रह गए। बाकी तो मेरे ख्याल से 70-80% काम शुरू हो गया है और कुछ जगह तो पानी चालू हो गया है बहुत सी जगहों में। तो सांसद जी, क्या लगता है कि इस बार रामपुर की जो सीट है वो आपकी तरफ पक्की है? जो आपके विरोधी जगह है, ऐसे कुछ गांव रह गए। बाकी तो मेरे ख्याल से 70-80% काम शुरू हो गया है और कुछ जगह तो पानी चालू हो गया है बहुत सी जगहों में। तो सांसद जी, क्या लगता है कि इस बार रामपुर की जो सीट है वो आपकी तरफ पक्की है? जो आपके विरोधी सामने थे सांसद, जो पूर्व सांसद थे, वो लापता है या आपके सामने खड़े हो पाएंगे? देखिए, हमें कौन आता है कौन नहीं आता इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी पार्टी की तैयारी है, पूरी तैयारी है। कार्यकर्ता हाथ से नहीं, उपचुनाव हुआ जब से लगे पड़े हैं। कार्यकर्ता भी लगे हैं, मैं भी लगा हूँ, पार्टी भी लगी है, सारे लोग लगे हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन हमारे सामने होगा। हमें चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतना है, ये पार्टी का लक्ष्य होता है। लेकिन यूपी के अंदर कई ऐसे मुस्लिम समुदाय, गांव भी हैं, क्षेत्र भी हैं जहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग आजम खां को पसंद करते हैं। लेकिन अब जो रुख है वो कुछ बदलता नजर आ रहा है और आपके कार्यों को देखकर भी काफी चर्चा में है, क्योंकि हमने कई जगह से बात की थी कि घनश्याम सिंह लोधे या सांसद पुराने पूर्व जो थे वो कैसे थे। तो क्या लगता है उसका बदलाव थोड़ा देखने को मिल रहा है? देखिए, पहले भय का माहौल होता था। पहले जो सरकारें रही हैं भय के माहौल में बनाए रखा उन्होंने और उसके खातिर वो वोट लेते थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक तो भय का माहौल खत्म हुआ है और प्यार की राजनीति, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो उसी में आज देख रहा हूँ, मुस्लिम बाहुल जिला होने के बावजूद भी हिंदू मुसलमान सब प्यार से रह रहे हैं और मुसलमान भी बढ़ चढ़कर हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ ले रहे हैं। और 2024 जब आएगा तो हिंदू वोट डालेगा तो मुस्लिम भी डालेगा, सिख भी डालेगा, ईसाई भी डालेगा, सब बराबर का सम्मान भारतीय जनता पार्टी को देंगे। हाँ, आखिरी सवाल रहेगा इसमें, जो योगी जी का भी प्रेरणा था, उन्होंने बयान भी दिया था कि गड्ढा मुक्त उत्तर भारत, लेकिन रामपुर क्षेत्र में भी देखा गया कुछ जगह है कुछ साफ सुथरा हो, लेकिन कुछ अन्य जो जिले हैं वहां पर गड्ढा मुक्त नहीं हो रखा। मानसून से पहले अगर बरसात आती है तो वो करीब से 15 से 20 किलोमीटर ऐसे रास्ते हैं जो निकलना मुश्किल हो सकता है। क्या लगता है बीजेपी उस पर ध्यान नहीं दे रही है, योगी जी तक वो खबर नहीं पहुंच पा रही? नहीं, देखिए, हमारे सरकार की योजना है कि गड्ढा मुक्त और दीपावली तक हो जाना चाहिए। काम चल रहा है और बरसात हमारे यहाँ अभी लेट तक हुई है, क्योंकि रामपुर में तो अभी मेरे का 15-20 दिन पहले बारिश हुई, अभी तक पानी खड़ा है जंगल में, इतनी बारिश वहां पर हुई है। और जब तक दीपावली आएगी तो कोई सड़क ऐसी नहीं बचेगी जो किसी में गड्ढा हो, क्योंकि सब हमारे रामपुर का तो इतिहास बदलने का काम माननीय योगी जी ने किया है। सब सड़कें चाहे गांव की हो, चाहे देहात की हो, चाहे कस्बों की हो, चाहे तहसीलों की जोड़ती हो, सब एक तरफा बिल्कुल फिनिश है। लेकिन मुरादाबाद क्षेत्र सबसे ज्यादा पिछड़ा क्षेत्र बनता जा रहा मार्ग को लेकर के। नहीं, मुरादाबाद तो मैं नहीं देखा, लेकिन NH पे मैं गुजरता हूँ फर्स्ट क्लास है। बाकी आप हो सकता है कौन से रास्ते पे चले गए हो, लेकिन अब दिल्ली टू नैनीताल हाईवे है जो लाइन 4 लाइन का पास भी हो रहा है, मैं उसी मार्ग की बात कर रहा हूँ। नहीं, तो वो बनने जा रहा होगा, तो पैसा उसा आ गया और उसका ऐसा टेंडर वगैरह हो गया तो काम शुरू हो जाएगा। अब बरसात गई है, अब काम शुरू होने जा रहा है रोडों पे। तो ये थे बीजेपी के सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने लगातार विकास की बात करी, योजनाओं की बात करी कि रामपुर को चमकाने का सबसे ज्यादा मुहिम है कि आने वाले 2024 जो होगा वो कहीं ना बीजेपी पूरी तरह से बहुमत में आएगी और दोबारा से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनाएगी। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। दिल्ली में P20 संसदीय शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। आपको बता दें जिसमें पीएम मोदी ने शिरकत की। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत में हुए P20 समिट का सफल आयोजन बताते हुए जनसभा को संबोधित किया। P20 समिट उस भारत भूमि पर हो रही है जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। दुनिया की विभिन्न पार्लियामेंट्स के प्रतिनिधि के तौर पर आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्स
डिबेट और डेलिब्रेशंस का महत्वपूर्ण स्थान होती है। समय के साथ भारत की संसदीय प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार हुआ है। ये प्रक्रियाएं और सशक्त हुई है। भारत में हम लोग जनरल इलेक्शंस को सबसे बड़ा पर्व मानते हैं। 1947 में आजादी के मिलने के बाद से अभी तक भारत में 17 जनरल इलेक्शन और 300 से अधिक स्टेट असेंबलीज इलेक्शंस हो चुके हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन ही नहीं कराता, बल्कि इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन भी लगातार बढ़ रहा है। 2019 के जनरल इलेक्शन में 600 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज ने हिस्सा लिया था। इन चुनाव में 1 करोड़ यानी 10 मिलियन से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने इलेक्शन का काम किया था। चुनाव के लिए देश में 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। साथियों, समय के साथ भारत ने इलेक्शन प्रोसेस को आधुनिक टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लोक भवन के सभागार में नव चयनित प्रधानाचार्यों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। आपको बता दें, निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत 219 प्रधानाचार्यों के पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से चयन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने 2019 प्रधानाचार्य को नियुक्ति पत्र बांटते हुए कहा कि वे विद्यालयों को रचनात्मक गतिविधियों का केंद्र बनाएं, अतिरिक्त समय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएं। वास्तव में एक बड़ा दायित्व है। शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय इंटर कॉलेजेस में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करना ये सामान्य नहीं, एक असामान्य कार्य है। 2 चुनौतियां आपके सामने होंगी। एक, राजकीय इंटर कॉलेज एक समय में प्रदेश की शिक्षा की और खासतौर पर माध्यमिक शिक्षा की रीढ़ मानी जाती थी। समय बदला, समय के अनुसार चयन की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से न होने के कारण शिक्षा का स्तर गिरा और शिक्षा में जो प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई थी, उस प्रतिस्पर्धा में कहीं न कहीं हमारे माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए राजकीय इंटर कॉलेजेस एक प्रकार से पिछड़ से गए। लंबे समय से मांग हो रही थी इंटर कॉलेजेस के प्रधानाचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया को भी समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं कि कहीं बाधित पे रहा हो। पिछले 6 वर्ष के अंदर लगभग 6 लाख सरकारी नियुक्तियां हम लोगों ने प्रदेश से दी हैं, जिसमें से 1,64,000 तो केवल शिक्षकों की है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों की 1,64,000 से अधिक भर्तियां हुई हैं। एक बड़ी संख्या है। और यह भी व्यवस्था दी गई कि हमारे शिक्षा के केंद्र, हमारे शिक्षण संस्थान शिक्षक विहीन न हो। अगर कोई शिक्षक रिटायर हो गया है तो रिटायरमेंट के बाद उनको एक निश्चित मानदेय पर, एक फिक्स मानदेय पर तब तक उनकी सेवाएं ली जाए जब तक कि नए शिक्षक की तैनाती न हो जाए। और ये प्रक्रिया
भी हम लोगों ने 2017-18 से लगातार प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए सभी संस्थाओं में इसको प्रभावी ढंग से लागू किया। एक छवि खराब हुई थी, उस छवि से उभारने का एक प्रयास भी हुआ। एक समय ऐसा भी आया था जब ऐसे लगता था कि माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हमारे कॉलेजेस ये सभी नकल के अड्डे से बन गए थे, ठेके में नकल होती थी। बहुत सारे जनपद तो इसके बदनाम के केंद्र हो गए थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि इसमें जो पिछले 6 वर्ष के अंदर सुधार हुआ, उसमें से गत वर्ष माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा संपन्न हुई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा एक नजीर भी बनी। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।